हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बायोलॉजी का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और आगे के क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था राइट द नेम ऑफ 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड इंडस्ट्री, यानी हमें वो इंडस्ट्री बतानी थी जिसमें हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे थे। सबसे पहले हमने कहा बेवरेजेस होते हैं, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं वहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे थे और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आया था वो आया था ईस्ट का एग्जाम्पल। ये हमारा एग्जाम्पल है। हमने कहा ईस्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे जितने भी पेय पदार्थ हैं उनके यूज में ईस्ट का यूज किया जा रहा है। क्या क्या थे, हमने कहा बियर, ब्रांडी, रम, वाइन और विस्की, सारे ही किस में आते हैं, बेवरेजेस में आते हैं। और आपको ये भी बताया गया था ईस्ट क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव है और किस कैटेगरी में आता है, यह है फंजाई। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा था ऑर्गेनिक एसिड। तो हमने कहा था जो ऑर्गेनिक एसिड के निर्माण में यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। नेक्स्ट हमने एंजाइम्स की बात की थी कि जो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे थे। और इम्पॉर्टेंट आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, हमने कहा एंटीबायोटिक्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस, यानी कि कुछ रसायन होते हैं। और जो रसायन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो हार्मफुल यानी कि हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल करते हैं और हम बिना हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए, बिना हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। तो क्या पढ़ा हमने कहा एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने के आपको बताया गया था कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी, जिसे एक फंगस से यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑब्टेन किया था। जब भी एंटीबायोटिक का नाम आ जाता है तो एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उसके ग्रोथ को उनको क्या करता है, ग्रो होने से रोकता है। यानी कि हमारी बॉडी में भी ये यही काम करेगा कि जो माइक्रोब हमारी बॉडी में हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी ग्रोथ को रोकेगा और उन्हें वहां पे किल करता है। और यहाँ पे क्या बात आपको याद रखनी है, जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ माइक्रोब हानिकारक जो जीवाणु है, विषाणु है, जो हानिकारक जो माइक्रोब है, जो सूक्ष्म जीव है, सिर्फ उन्हें किल करेगा। जो होस्ट बॉडी होती है, होस्ट बॉडी आपको बताया गया था, जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक को ले रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या है, होस्ट बॉडी, तो होस्ट बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी विटामिन की। हमने कहा क्या सोर्स है, क्या स्रोत है विटामिन का, तो यहाँ पे बात आई थी प्लांट और एनिमल की। हमें पता है कि प्लांट और एनिमल से हम अपना भोजन ले रहे हैं और जब अपना भोजन हम प्लांट और एनिमल से ले रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं उन्हें भी हम अपने भोजन से ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और यहाँ पे सोर्स था, और वो सोर्स क्या है कि माइक्रोब्स के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, विटामिन का फॉर्मेशन हो रहा है। या आपके पास आ रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज आ गई हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको पता चल गई हैं कि किस किस में माइक्रोब का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये सारी चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सिर्फ हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे माइक्रोब की बात करें या सूक्ष्म जीव की बात करें तो हम क्या मानते हैं कि ये हमारी बॉडी में बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अब आप ये पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। और आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है एकल कोशिका प्रोटीन से क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल सेल प्रोटीन। क्या होती है सिंगल सेल प्रोटीन, आपको बताया गया था सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था। हमारे पास क्या आया, सिंगल सेल प्रोटीन रेफर टू द क्रूड और रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन। यानी कि क्या है यहाँ पे, सिंगल सेल प्रोटीन का एक एडिबल, एक खाने लायक एक प्रोटीन है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर डेड और ड्राइड सेल बायोमास।
कहाँ कहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हमने कहा माइक्रोबियल कल्चर, डेड और ड्राइड सेल बायोमास से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दे कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर बोथ ह्यूमंस और एनिमल्स। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें क्या है, प्रोटीन की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो क्या हुआ, अब हमने ऐसा एक मेथड ढूंढा, एक ऐसा एक रास्ता निकाला जहाँ पे हमें बहुत कम अमाउंट से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए। इसी को हम सिंगल सेल प्रोटीन कह रहे थे कि हमें क्या है, छोटे से अमाउंट से हमें इनफ प्रोटीन यानी पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन मिल रहा है। और नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा ये जो प्रोटीन है ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के द्वारा ही यूज की जाती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फंजाई, ईस्ट एंड बैक्टीरिया हैव वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट इन देयर बायोमास। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें एल्गी आ गया, फंजाई आ गया, ईस्ट आ गया और बैक्टीरिया आ गया, इनमें जो प्रोटीन का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो बहुत ज्यादा होता है। These microbes can be grown using inexpensive substance like agricultural waste, wood shavings, sawdust, corn, crops, etc. and even humans and animals waste। चलिए, तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है पादप ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर। आपको बताना है प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। सबसे पहले टिश्यू कल्चर क्या होता है, हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, छोटे से पीस ऑफ टिश्यू को लेते हैं, टिश्यू यानी ऊतक का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसे हमने कल्चर कराया और उस टिश्यू की हमने बहुत सारी कॉपी बना दी, ये होता है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर ये होता है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसे हम कल्चर कराएंगे एक कल्चर मीडियम में, जहाँ पे हम उस प्लांट टिश्यू को, जो प्लांट टिश्यू छोटा सा एक पीस है जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट क्या होगा, हमने कहा था कि प्लांट का कोई भी भाग जिसे हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, क्या कहा, हमने कहा ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, तो हमने कहा इस प्लांट का कोई भी भाग ये एक प्लांट है, हमने कहा इस प्लांट का कोई भी भाग जिसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम टिश्यू कल्चर के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, छोटा सा एक भाग है और इसे हम क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडियम में रख रहे हैं। कल्चर मीडियम क्या होता है, यहाँ पे हमने जिस भी चीज की आवश्यकता इस प्लांट को होगी, यहाँ पे न्यूट्रिएंट हो गया, यहाँ पे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारी ही चीजें जिसकी भी रिक्वायरमेंट इस प्लांट को होगी हम इस मीडियम में यहाँ पे डाल देंगे। और वहाँ पे तो हमने क्या कहा कि कल्चर मीडियम ये है जिसमें हम कल्चर करा रहे हैं, और ये एक छोटा सा भाग, प्लांट का एक छोटा सा भाग, इसे हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा इसे एक्सप्लांट, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्लांट आ गया। तो एक्सप्लांट को हमने लिया और उसे कल्चर कराया। अब इस छोटे से पीस से क्या होगा, इस प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर वाज अ न्यू एडिशन टू द मेथड्स ऑफ अ प्लांट ब्रीडिंग दैट डेवलप अराउंड द 1950s। तो क्या हुआ था, ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये किसका एक पार्ट है, प्लांट ब्रीडिंग का एक पार्ट है, जो कि कब डेवलप हुआ था, 1950 के दशक में ये क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। सिंस द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स कुड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट डिमांड ऑफ क्रॉप्स टिश्यू कल्चर, यानी कि जो पारंपरिक ब्रीडिंग थी उससे क्या हो रहा था, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। यानी कोई भी चीज है कि तो यहाँ पे हमें कोई भी फसल
ले लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जितनी हमें आवश्यकता है उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा हो रहा था, किससे? जो पारंपरिक मेथड है, पारंपरिक ब्रीडिंग का जो मेथड है, उससे क्या हो रहा था कि जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्या है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी, और अगर यहाँ पे पारंपरिक विधि से ही खेती की जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी डिमांड है वो हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, किस चीज़ की डिमांड हम कह रहे हैं यहाँ पे? क्रॉप्स की। उसके बाद टिश्यू कल्चर आया, और टिश्यू कल्चर से क्या हुआ, टिश्यू कल्चर कम अराउंड एज अ ग्रैंड लीप इन अ ब्रीडिंग प्रैक्टिस। उसके बाद क्या हुआ कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो आया, एंड क्या उसके बाद क्या हुआ, इट मेक्स यूज of parts of a plant generate a multiple copies of the plant in a very short duration। क्या हुआ कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम यही कर रहे हैं कि प्लांट का एक छोटा सा पीस हम ले रहे हैं और उसे कल्चर मीडियम में उगा रहे हैं, और उससे एक पीस से बहुत सारी कॉपीज बन जा रही हैं, और वो भी शॉर्ट पीरियड में, यानी कि बहुत कम समय में क्या हो जा रही है, एक से बहुत सारी कॉपी बन जा रही है, बहुत सारे क्लोन बन जा रहे हैं। The technique exploit the property of a totipotency of the plant cell। अब टोटीपोटेंशी क्या होता है? टोटीपोटेंशी होता है कि किसी छोटे से पार्ट से पूरी बॉडी का जो निर्माण होता है तो उसे हम टोटीपोटेंशी कहते हैं। Which means that any cell from any part of the plant can be used to generate a whole new plant। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है वो क्या होता है, क्यों प्लांट टिश्यू कल्चर की हमें आवश्यकता पड़ी, तो ये अपने ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें से पूछा गया है, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, यानी एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमारे पास क्या है, एक इकोसिस्टम आता है, कोई भी आप इकोसिस्टम ले लीजिए, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम आते हैं। तो हमने कहा कि इकोसिस्टम में हमें ऊर्जा के प्रवाह को बताना है, एनर्जी फ्लो को हमें यहाँ पे बताना है। हमारे पास ये है एक एनर्जी पिरामिड। अब हमें ये समझाना है कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के लेवल इस पिरामिड में आए हैं वो किस किस प्रकार से हैं। इस पिरामिड के साथ साथ एनर्जी के फ्लो के साथ साथ हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ, जो यहाँ पे जो जीवों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी हम यहाँ पे साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहला, नीचे से अगर हम देखें, सबसे पहला जो हमारा जो प्राइमरी यहाँ पे आता है, जो पहला यहाँ पे होगा, पहला ट्रॉपिक लेवल जो होता है, तो पहले ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, ये हम सबको पता है। सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं। क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स में, क्या होंगे कि जो प्रोड्यूस करेंगे फूड को। तो कौन प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें ये पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वही फूड को यहाँ पे क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ यहाँ पे क्या आएंगे, अब छोटे छोटे माइक्रोब भी प्रेजेंट होंगे, डिकम्पोजर्स, जिन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे किसका होगा, डिकम्पोजर्स का होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे कि जो प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादित करेंगे भोजन को, और उसमें सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही आएंगे, क्योंकि सिर्फ हरे पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जो अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेंगे, जो यहाँ पे घास को खाते हैं, जिसे हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, या शाकाहारी भी जिन्हें हम कह सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में ये सारे आएंगे जो कि अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स पे निर्भर हैं, डायरेक्टली सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे निर्भर हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। अब जो द्वितीय उपभोक्ता है वो किस पे निर्भर कर रहे हैं, वो प्राइमरी जो उपभोक्ता है उन पे निर्भर है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा। और आता है फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। तो टर्शरी कंज्यूमर, सिंपल सी बात है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा।
अब हमें यहाँ पे ऊर्जा को देखना है कि कितनी यहाँ पे ऊर्जा बन रही है। हमने कहा जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो 100% है, यानी कि 100% यहाँ पे ऊर्जा उत्पादित हो गई है। तो जब यहाँ पे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जो ऊर्जा गई वो यहाँ पे कितनी रह जाती है, सिर्फ 10% रह जाती है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो ऊर्जा यहाँ पे पास होगी वो सिर्फ 10% पास होगी। जितनी ऊर्जा इस टॉपिक लेवल पे, हम यहाँ पे टॉपिक लेवल को देख लेते हैं 1 2 करके। हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ऊर्जा का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि जब एनर्जी यहाँ पे बनी, तो जो एनर्जी पास होगी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, जो एनर्जी पास होगी वो सिर्फ 10% होगी। जैसे कि हमने कहा कि जो टॉपिक लेवल 1 है, जो पहला टॉपिक लेवल है, वहां पे जो एनर्जी बनी है वो 100% बनी है, लेकिन जो आगे पास होगी वो 100% के सिर्फ 10% ही पास होगी। यानी 100% अगर यहाँ है तो 10% सेकेंड टॉपिक लेवल में यहाँ पे एनर्जी पास होगी। सिंपल सी बात है। फिर हमने क्या कहा कि जब सेकेंड टॉपिक लेवल में जो एनर्जी पहुंची वो 10% थी, तो हम ये जानते हैं कि 10% यहाँ पे, इसको हम 10% रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाती है तो उस टॉपिक लेवल का सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। जैसे हमने कहा कि 100% का सिर्फ 10% आगे गया, तो यहाँ पे जो सेकेंड टॉपिक लेवल है उसमें हमारे पास 10% बचा। अब जब ये जो एनर्जी है वो तीसरे टॉपिक लेवल में जाएगी, तो तीसरे लेवल में जब गई तो फिर से ये क्या होगा, जितनी एनर्जी इस सेकेंड टॉपिक लेवल के पास थी, जितनी एनर्जी इस सेकंड वाले के पास थी उसके 10% जाएगी। यानी कि 10% अगर इसमें है तो 10% का यहाँ पे क्या होगा, 10% आगे बढ़ेगा। यानी कि 1% फिर वहाँ पे क्या होगा, हम तीसरे टॉपिक लेवल में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 1% एनर्जी ही आगे गई है। तो क्या बात की हमने कहा कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जब भी एनर्जी पास होगी तो उस टॉपिक लेवल के सिर्फ 10% ही आगे जाएगी। यानी कि इसमें जितनी भी एनर्जी पास होगी सिर्फ 10% आगे जा रही है। फिर हमने कहा कि इसकी जो तीसरा टॉपिक लेवल है, यानी जहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसका फिर क्या होगा कि सेकेंडरी टॉपिक लेवल के सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। हमने कहा जो प्रोड्यूसर्स वाले टॉपिक लेवल में सिर्फ वहाँ पे 100% एनर्जी थी, और जब हम गए प्राइमरी कंज्यूमर वाले टॉपिक लेवल में तो यहाँ पे सिर्फ 10% आगे बढ़ा, तो यहाँ पे 10% एनर्जी बची। हमने कहा जब ये एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर वाले टॉपिक लेवल में गई, तो फिर से क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर वाले लेवल में जितनी एनर्जी थी उसका 10% आगे गया और सिर्फ 1% एनर्जी यहाँ पहुंची। और फिर हमने कहा कि जब ये एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में गई, यानी कि जो ये चौथे नंबर का जो टॉपिक लेवल है, जब एनर्जी यहाँ गई तो फिर से क्या होगा, 10% यहाँ जाएगा। किसका 10%? जो यहाँ पे जो 1% है, 1% का 10% यहाँ पे जा रहा है। हमने कहा 0.1% यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी पास हो रही है। इस प्रकार से आपने देखा कि हर टॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जा रही है। जितना भी अमाउंट किसी टॉपिक लेवल में है उस अमाउंट का सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। यही कहता है 10% रूल, जो हम एनर्जी पिरामिड में हम पढ़ते हैं 10% रूल, यही कहता है। तो ये पिरामिड आपको याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, किस प्रकार से एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है, जीवों का जो नंबर है, सर्वाधिक कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमने कहा सबसे ज्यादा जीव जो पाए जाएंगे वो प्रोड्यूसर्स में पाए जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं एरिया भी बहुत बड़ा है, एरिया भी यहाँ पे बड़ा है। तो इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे लेके चलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है कि अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन। एसिड रेन को आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और हम छोटे से पढ़ते आते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होती है। आंसर हमारे पास क्या आया,
level of sulfur and nitrogen emitted by vehicles and manufacturing process. तो क्या हमें बताया गया है कि एसिड रेन क्या है? एसिड रेन मेड अप ऑफ हाईली एसिडिक वाटर, यानी कि जो एसिडिक जो अम्लीय पानी है, जो अम्लीय पानी की जो ड्रॉपलेट होती हैं, यानी कि जो अम्लीय पानी होगा उसकी जो बूंदें होती हैं उसी से क्या होता है एसिड रेन, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या कहा? ड्यू टू द एयर एमिशंस, किसके कारण होती है? जो एयर होती है, जो वायु है, वायु के द्वारा moist, specifically the disproportionate level of sulfur and nitrogen, यानी कि मेनली जो मेन रीजन है अम्ल वर्षा का वो क्या है? यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन है। और किससे एमिट होता है? व्हीकल से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, यानी कि जो गाड़ियों से होता है या फिर जो फैक्ट्रीज में जो भी निर्माण कार्य चलते हैं उन प्रोसेस से क्या होता है? यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन एमिट होता है, निकलता है और हमारे वायुमंडल में चला जाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? इट इज ऑफ्टन कॉल्ड acid rain as this concept contain many types of acidic precipitation। तो क्या होता है यहाँ पे? हमने कहा कि जो यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं और जो यहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से क्या निकलता है? सल्फर और नाइट्रोजन निकलता है जो हमारे वायुमंडल में पहुँच जाता है। अब जब वायुमंडल में पहुँचेगा तो जब बारिश आती है तो ये क्या होता है? ये सल्फर और नाइट्रोजन पानी के साथ क्रिया करके यहाँ पे एसिड बनाते हैं। जैसे क्या होगा? सल्फर जुड़ के यहाँ पे क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो एसिड होता है, ये एसिड जब पृथ्वी पर आता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो दो प्रकार से ये पृथ्वी पर वापस आते हैं। किस किस फॉर्म में? ये जो यहाँ पे हमने सल्फर और नाइट्रोजन का, ये दो प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दो प्रकार के डिपोजिशन हम देखते हैं। हमने कहा द एसिड डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन टू वेज। ये जो एसिड का जो डिपोजिशन है ये दो प्रकार से होता है, वेट और ड्राई। दो प्रकार से होता है, वेट और ड्राई। तो वेट में हम क्या पढ़ते हैं? हम एसिड रेन को पढ़ते हैं वेट में। और ड्राई में क्या होता है कि जो हवा में ये जो एसिड है वो घुल जाता है, तो ज्यादा हार्मफुल होता है ड्राई। तो वेट में हमने क्या देखा? वेट डिपोजिशन इज एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विच रिमूव एसिड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड प्लेस दैम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है? एसिड में जो वेट डिपोजिशन होता है उसमें ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो एसिड बन रहे हैं वो पानी के साथ मिक्स होकर पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तो साफ हो रहा है और हमारी जो अर्थ है वहां पे क्या हो रहा है? एसिड रेन हो रही है, तो वहां पे सॉइल हमारी क्या होगी? पॉल्यूटेड होगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राई की, ड्राई डिपोजिशन, हमने नेक्स्ट क्या देखा? इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेसिपिटेशन ड्राई डिपोजिशन ऑफ पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स एंड गैस स्टिक टू द ग्राउंड थ्रू द डस्ट एंड स्मोक। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रकार से तो हमारे पास क्या हो जाता है? जो अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा के थ्रू ये एसिड नीचे आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्राई फॉर्म में आता है, जो एसिड होते हैं वो ड्राई फॉर्म में नीचे आते हैं। तो कैसे आएंगे? ये डस्ट और स्मोक के साथ नीचे आ जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। क्या कॉज करेंगे? ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं यानी श्वसन संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो कॉज करती हैं ये, क्योंकि उसमें एसिड होगा और डायरेक्टली जब हम इनहेल करेंगे, जब हम सांस लेंगे तो डायरेक्टली हमारे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो हमने क्या देखा? एसिड रेन आपको पता, पढ़ते आ रहे हैं एसिड रेन क्यों होता है। हमने कहा सल्फर और नाइट्रोजन के द्वारा होता है। सल्फर और नाइट्रोजन कहाँ से एमिट हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात, हमने कहा कि ये जो एसिड का डिपोजिशन है, ये जो एसिड है दो प्रकार से डिपॉजिट होती है, एक वेट और एक ड्राई। तो वेट में हमने क्या देखा? एसिड रेन देखा। और ड्राई में यानी कि जब हवा के साथ ये जो एसिड है वो मिक्स होने लगता है। ज्यादा हार्मफुल यहाँ पे क्या है? जो ड्राई जो डिपोजिशन है, क्योंकि ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनली ऑर्गन्स, उन्हें हार्म पहुंचाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हमारे पास आता है जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। आपको बताना है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है। अभी जब हमने एनर्जी पिरामिड देखा था तो हमने अलग अलग प्रकार के ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होगा? यहाँ पे वो होगा प्रोड्यूसर। पहला होगा प्रोड्यूसर। सेकंड जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस प्रकार से हमारे पास आए थे। आंसर आपको पता है कि पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स है। क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स मेक अप
द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पहला ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप कहते हैं प्रोड्यूसर्स को, यानी कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे भोजन को प्रोड्यूस करेंगे। भोजन को प्रोड्यूस कौन करता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और जिन्हें हम ऑटोट्रॉप भी यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, मेक देयर ऑन फूड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑटोट्रॉप के बारे में। ऑन फूड एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। हमने क्या बात की, मोस्ट ऑटोट्रॉप्स यूज अ प्रोसेस कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस टू क्रिएट अ फूड। ये बात हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में अनिवार्य होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमने कहा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। ये जो 4 चीज़ें हैं ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मेंशन एनी 2 वेज टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि जो वाटर पॉल्यूशन है, यानी कि जो जल प्रदूषण है, उसे हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। सारे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने कहा पहला जो पॉइंट है, पिक अप अ लिटर एंड थ्रो इट अवे इन अ गार्बेज। सेकेंड आता है, ब्लो और स्वीप फर्टिलाइजर्स बैक onto the grass if it gets into a पैक्ड एरियाज। थर्ड हमारा कहता है मल्च और कंपोस्ट ग्रास और यार्ड वेस्ट। और फोर्थ कहता है वॉश योर कार और आउटडोर इक्विपमेंट वेयर इट कैन फ्लो टू द ग्रेवल और ग्रेसी एरिया इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रीट। तो आपको जल प्रदूषण जो होता है, जल प्रदूषण को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख सकते हैं, और अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हम ये भी जानते हैं कि पानी को हम किस प्रकार से वेस्ट करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पानी को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी में मिलियंस स्पीशीज़ होती हैं, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, सबको पानी की आवश्यकता होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे जो मनुष्य है, सिर्फ वही एक ऐसा जीव है जो कि पानी को यहाँ पे बचा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, जो सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है वो मनुष्यों के द्वारा ही होती है। और हम जो अपनी छोटी छोटी आदतें हैं उनको हम चेंज करके यहाँ पे पानी को बचा सकते हैं। जैसे कि हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, आप जब ब्रश कर रहे हो तो नल को खुला ना रखें, आप जब अपनी गाड़ियों को धो रहे हो तो पाइप से ना धो, बल्कि आप वहाँ पे पानी की बाल्टी भर के तब धो सकते हैं। यही सेम चीज़ हम अपने किचन में भी करेंगे। जब हम बर्तन धो रहे हो तो हम डायरेक्टली नल से ना धो करके बल्कि एक बाल्टी पानी भरें और फिर वहाँ पे बर्तन को साफ करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे द्वारा एक दिन में कम से कम 1 लोटा या 1 जग हम पानी बचा पाते हैं, और अगर हर कोई एक एक जग पानी को बचा सकता है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक दिन में कितने पानी की यहाँ पे बचत हो जाएगी। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।